हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। आपका एग्ज़ाम हंटर पर स्वागत है। हमारे साथ हमारे भाई मंगल बैठे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन यूपी पीसीएस के 2020 वाले, जिसका रिजल्ट कल इवनिंग में आया था, राइट? हाँ। हाँ, कल इवनिंग में आया था। तो इनका सिलेक्शन हो गया है। तो बताइए, सिलेक्शन किस में हुआ है आपका? नायब तहसीलदार पे नायब तहसीलदार में हुआ है। रैंक क्या मिला है आपको भाई? 43। 43। ठीक है। तो आज हम लोग इनसे पता करने पूरे स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से अटैम्प्ट था इनका और क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं, जैसे GS1 GS2 जो ऑलरेडी यूपीएससी के पैटर्न पर यूपी पीसीएस लेता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो थोड़ा लाउड बोलिएगा भाई। ठीक है। और ये हमारे मित्र हैं, कॉलेज के मित्र हैं, और इनका सिलेक्शन हो गया है। बाकी सब लाइन में लगे हुए हैं और आपको सिलेक्शन के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद भाई। लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं, भाई तो कल से ही धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। ये बताओ भाई, कैसा फील हुआ है? जैसे कल शाम को रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के जैसे होता है ना कि 1 मिनट 2 मिनट पहले जो होता है सिचुएशन, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे तो लग रहा था शायद इस बार भी लिस्ट में नाम नहीं होगा, थोड़ा और loud बोलिएगा। और एनेक्साइटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय। तो लग रहा था कि अब नहीं होगा इस अच्छा। बार। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा अटेम्प्ट था तीसरा मेरा अटेम्प्ट था। ठीक है। पीसीएस में। तो ये बताओ भाई कि जो आपका तीसरा अटेम्प्ट था, तो इससे जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें क्या क्या हुआ था? पहली बार जब मैंने सबसे पहले 2018 में दिया तो मैंने प्री क्लियर कर लिया था, और 2019 में मेरा प्री ही नहीं क्लियर हुआ था, और फिर ये 2020 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2018 में आपने जो पीटी क्लियर किया था, तो उसमें मेंस के बाद क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है। तो मेंस में कितने नंबर थे आपके? मेंस में मेरे उस साल 756 नंबर थे। कितने नंबर से रह गए थे? मुझे लग रहा है लगभग 30 नंबर से 30 मेरा नंबर इंटरव्यू से। कॉल रुक गया चलो, था उस साल। कोई नहीं। तो ये इनका तीसरा अटेम्प्ट है। तो ये बताओ कि आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आप नहीं हो पाया, तो एक होता है ना कि घर का जो प्रेशर होता है, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि क्या कर रहा है दिल्ली में इतने साल से हो, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? उसके लिए मैं लगभग वीकली क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ जाता था, जिसमें चंदन भी आता था। वीकली क्रिकेट खेलने हम लोग डेली वीकली लगभग जाते ही थे। और जो सेकंड अटेम्प्ट जो मेंस आप लिखे, तो उसमें सुधार नहीं हो पाया, तो आप अपने स्ट्रेटजी को कैसे चेंज किए? मैंने जब फर्स्ट मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो इस बार मैंने ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो ये बताइए कि जो अभी 2020 वाला जो पीटी आपने दिया है, तो उसमें कितने नंबर बन रहे थे? ऐसे तो मार्क्स तो आया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड मेरे 80 क्वेश्चन आयोग की से बन रहा था उस समय। तो लगा था कि हो जाएगा पीटी? नहीं, पीटी का कभी एक भी दिन नहीं लगा था कि पीटी हो जाएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन बहुत नीचे था। अच्छा अच्छा। चलो, तो हो गया। ठीक है। तो आप ये बताओ कि जैसे आपने पीटी निकाल लिया, तो मेंस का अगर बात करें, तो मेंस में GS1 GS2 GS3 और GS4 जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आता है। साथ में जो ऐसे आता है, लेकिन एक यूपी ने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, हिंदी वाला सेक्शन। ठीक है। तो आप यहाँ पर बताओ बच्चों को, जो सामने जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको, कि GS1 से लेकर पहले GS1 के बताओ कि कहाँ से पढ़े हो, क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आसान तरीके से, मतलब ज़्यादा बर्डन भी ना हो और इजीली वे हो जाए। मुझे लगता है GS 1 2 3 के लिए कॉमन मैंने स्ट्रेटजी ली थी, वो था विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल, और कुछ बेसिक नोट्स वाजीराम एंड रवि के। अच्छा। और GS4 के लिए एथिक्स होता है ना? उसके लिए मैंने मित्रा IAS की बुक को फॉलो किया था। और ऐसे के लिए क्या किया था आपने? ऐसे के लिए फिर से विज़न का एक 60 पेजेस का आता है, उसको मैंने फॉलो कर लिया था। अच्छा अच्छा। और हिंदी के लिए आपने क्या किया था? हिंदी के लिए एक बुक आती है हरदेव नंदन, तो मैंने उसी को फॉलो किया था, उससे लगभग फंस जाता है पूरा। अच्छा अच्छा। तो आपका जब मेंस का रिजल्ट आ गया, तब तो हम लोग तो पार्टी किए ही थे। उसके बाद क्या था कि जब आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, तो इंटरव्यू देने से पहले आई थिंक इसका रिजल्ट कब आया मेंस का? इसका 20 तारीख को आया था। आ गया, और इंटरव्यू 1 तारीख से स्टार्ट था। बिल्कुल। तो बहुत कम समय मिला आपको। तो ये बताइए कि थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? इंटरव्यू में मुझे सबसे पहले सवाल यही पूछा गया था कि आपने प्रेफरेंस क्या भरा है सबसे पहला। तो मैंने बताया सर को, मौर्य जी के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, राम जी मौर्य जी के बोर्ड में। तो उन्होंने पूछा आपने प्रेफरेंस क्या डाला है, तो मैंने बताया सर SDM ARTO नायब तहसीलदार। तो उन्होंने कहा कि SDM तो आया ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा सर गलती हो गई, मैंने डिप्टी कलेक्टर पद के नाम से SDM, क्योंकि आता है तो जनरली वही था। और उसके बाद पूरे क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल पे चले हैं, जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नाइल रिवर के बारे में पूछना, और उसके बाद अर्थ का टिल्टेशन, जो ग्लोब का 23
एंड हाफ डिग्री पर झुका हुआ होना, ये सब मुझसे मेनली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे क्वेश्चन? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था कि ये ग्लोब जो है ये 23.5 पे ही क्यों झुका रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक एक विशेषताएं बताइए। फिर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन पूछी गई, और फिर मुझसे पूछा गया कि टेम्परेचर और इंसोलेशन के बारे में, इंसोलेशन की डेफिनेशन पूछी गई, और उसके बाद इंसोलेशन का फॉर्मूला पूछा गया मुझसे। और उसके बाद नाइल रिवर के बारे में, कितनी लंबाई है, कहाँ से आती है, कैसे है, ये सब पूछा गया था। ओके चलिए, तो अब ये बताइए ऐसे के लिए जो मेन फोकस होता है, जनरली बोला जाता है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो उसमें ऑप्शनल और ऐसे बहुत मेन रोल प्ले करता है, राइट? तो ये बताइए कि आपका ऑप्शनल तो ज्योग्राफी है, ऐसे के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था शुरू से लेकर अंत तक? मतलब क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों को। ऐसे के लिए मुझे लगता है केवल विज़न का जो मैटर आता है उसको आप ले लीजिए, उसमें कुछ अच्छे कोट्स हैं दिए हुए, उन कोट्स को रट लीजिए। उनको रटने के बाद जो मेन थीम रहती है, जैसे एग्रीकल्चर में डबलिंग फार्मर इनकम्स, न्यू इंडिया, विज़न इंडिया 2022, इन सबको जोड़ते रहिए, नीटी @75। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद उस पर काम कीजिए। अच्छा, और ऑप्शनल आपने क्या किया था? ऑप्शनल का जो ज्योग्राफी है आपका, उसका प्रिपरेशन कैसे किया था? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ कोचिंग्स के नोट्स उठाए, जैसे आलोक रंजन की कोचिंग के, और कुछ बेसिक बुक सविन सिंह की, और उनसे खुद का एक कंपाइलेशन बनाया प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से पीसीएस के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, और उसी को रट करके मैंने आगे ऑप्शन। अच्छा, तो ये बताइए कि जो पिछले जो आप मेंस में नहीं हो पाया था 2018 वाला आई थिंक, तो उसमें ऑप्शनल में कितने नंबर थे आपको? उसमें मेरे को ऑप्शनल में 224 नंबर आए थे। फर्स्ट पेपर में 109 और सेकंड पेपर में 115। और तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शनल आपको कहीं रह गए होंगे जिसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ नहीं होगा, या कोई और सब्जेक्ट था? मुझे लगता है ऑप्शनल में मेरे कम थे, क्योंकि एटलीस्ट यूपी में सिलेक्शन लेने के लिए 250 या 260 नंबर आपको आने चाहिए सिलेक्शन के लिए ऑप्शनल में। उसके अलावा सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो दोस्तों, इनका जो मार्कशीट है 2018 वाला, अभी तो जो सिलेक्शन हुआ है, कल रिजल्ट आया, इसका तो मार्कशीट आया नहीं है, और 2019 वाला का भी नहीं आया, तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत दिन के बाद आएगा। लेकिन 2018 वाला मार्कशीट है, वो डाल दिया जाएगा, स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये बताइए आप कि अगर सपोज करो कोई नया बच्चा आता है, कोई नया बच्चा जैसे ऑलरेडी 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस में नहीं हो रहा है, तो दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, उनको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई नया बच्चा आया उठ के, जैसे ग्रेजुएशन किया है, उसको करना है, यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मतलब जस्ट लाइक अ बिगिनिंग, जैसे होता है ना कि चलो भाई किताब शुरू में कौन पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्या एंड करना चाहिए, वो बताइए आप। मुझे लगता है कि यूपी अगर देने का मूड है तो उसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन काफ़ी रहता है। उसका प्री उससे कभी नहीं रुकेगा, प्री हो जाएगा, और उसके बाद आप मेंस के लिए दोबारा से विज़न का बेसिक मटेरियल और कोचिंग के नोट्स जो कि वाजीराम के रहते हैं वो ले सकते हैं, उससे हो जाता है। तो पीटी सिर्फ पूर्वालोकन जो घटना चक्र वाला, उससे हो सकता है? हाँ, आराम से हो जाता है। और इसका करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होगा? करंट अफेयर्स के लिए एक साल भर में मैगजीन आती है एग्जाम से 15-20 दिन पहले, घटना चक्र की दृष्टि नाम से, उसको लेकर के उसको पढ़ लीजिए, आराम से हो जाता है। उससे 20 से 25 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे आपके 30 से। तो पीटी निकालने के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं? एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं तो बढ़िया है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना देगी, लेकिन एकदम मैंडेटरी नहीं है। आपका पीटी घटना चक्र पढ़ के भी निकल जाएगा। लेकिन मेंस के लिए तो पढ़ना होगा, या उसके लिए भी एनसीईआरटी को अवॉइड करना चाहिए? एनसीईआरटी अवॉइड की जा सकती है, लेकिन बेसिक नोट्स को, एक किसी कोचिंग के बेसिक नोट्स को आपको रिफ़र करना पड़ेगा। आपने एनसीईआरटी पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए, जैसे पीटी निकल गया, ठीक है ना, अब मेंस के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है, या टेस्ट सीरीज, आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था पीटी निकलने के बाद? मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, लेकिन 2020 में मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है। लेकिन मुझे लगता है बिगनर्स को एक बार टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, उससे एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चंस इन टाइम लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं आप। आपने कोचिंग कहीं से लिया है? जैसे आप साथ ही साथ यूपीएससी का तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपने कहीं से कोचिंग लिया है ऑप्शनल और जीएस के लिए? उसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया, मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी किया था। अगर कोई नया बच्चा आता है तो उसको कोचिंग लेने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अगर खुद से कर सकता है तो ठीक है, और थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए ले सकता है तो विज़न की कोचिंग बढ़िया रहती है इससे। विजन की कोचिंग बढ़िया रहती है। तो चलिए, आपका एक स्ट्रेटजी पता लग गया, आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे का आप क्या सोचे हैं कि मतलब आगे क्या करना है? जैसे एक तो सिलेक्शन हो गया आपको नायब तहसीलदार में,
और उम्मीद करते हैं कि 10-12 साल में आप एसडीएम भी बन जाएंगे प्रमोट होके। लेकिन आगे का क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है अभी मैं आईएएस के मेरे पास कुछ अटेम्प्ट बाकी हैं 3-4, तो मैं उसको मैं अभी दूंगा। और ये बताइए कि अ, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप तो सर्विस में लग जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे, लेकिन कुछ और आप जो बिगनर्स हैं जो चैनल को हमारे देख रहे हैं उसको और कुछ बताना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, जो रुक गए हैं, तो कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे क्या मोटिवेट कैसे रहना है? मुझे लगता है कि आप पहले तो अपनी कोई भी एक हॉबी, जैसे मेरी क्रिकेट खेलना थी, क्रिकेट वगैरह खेलते रहिए अच्छे से, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रहिए, नहीं तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर रहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। 6 घंटे 7 घंटे पर डे का मेरा टाइम स्पेंड होता ही होता है मेरे दोस्तों के साथ। उससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी। हाँ वो तो वो तो हाँ ये तो बहुत बात बोले हो, सही बात बोले हो। काफ़ी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और ये बताओ कि आपने एक टॉपिक छेड़ा है, हॉबी। जो हॉबीज़ जो होता है जनरली काफ़ी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक आपने बताया था कि आपको इंटरव्यू में भी हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे और आपने उसको कैसे हैंडल किया? मुझसे पूछा गया था कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं, तो मैंने कहा सर मेरी हॉबी है वेब सीरीज़ देखना वहाँ पर। और तो फिर उन्होंने पूछा आपने रिसेंटली कौन सी वेब सीरीज़ देखी है, तो मैंने बताया कि सर मैंने तो अभी मनी हाइस्ट रिसेंटली देखी है। फिर इसके बाद उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन इस पर किया नहीं। तो जनरली एक मार्केट में एक अफवाह फैलाया गया है कि अगर हॉबीज़ पूछता है तो आप ऐसा हॉबीज़ बताओ कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार क्या हॉबी, जैसे नहीं होता है कि नोवेल पढ़ना, झूठ मूठ का, योगा करना, तो ये सब रेलिवेंट है या नहीं, या जो सच है वो बता देना चाहिए? मुझे लगता है सच बोल देना चाहिए। मैं वेब सीरीज बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और वही बोल देना चाहिए जो सच हो, क्योंकि उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं। और GS2 का बात रहा तो GS2 में जनरली GS1, तो पहले GS1 के बात करते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री से लेकर आर्ट एंड कल्चर वगैरह ऐसा पूछा जाता है, सोसाइटी वगैरह पूछा जाता है, तो उसको आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? हिस्ट्री के लिए बेसिकली जैसे नितिन सिंघानिया के नोट्स आर्ट एंड कल्चर के लिए वो काफ़ी पतले से हैं, 50-60 पेज के, उसको पढ़ सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ है कि आर्ट एंड कल्चर होने के बाद मॉडर्न इंडिया को तो आपने अगर स्पेक्ट्रम से पहले पढ़ा हुआ है पीटी टाइम पे, तो भी आप उसको कर ले जाएंगे। उसके लिए कोई खास अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, हाँ, उसमें वाजीराम के ओझा सर का नोट्स आप रिफ़र कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको कुछ और रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंडियन सोसाइटी के लिए विज़न का वैल्यू एडिशन, दैट इज़ मोर देन। और आपने इसका एंशिएंट हिस्ट्री, उससे भी सवाल आते हैं ना? एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल का वो कम रहता है, और मैंने उसे नेगलेक्ट किया था। मैंने आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दी थी। GS1 क्लियर हो गया। अब GS2 में आता है आपको इंडियन पॉलिटी आ गया, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, इस सब गवर्नेंस वगैरह ये सब आ गया, तो इसको कहाँ से कवर किया आपने? इसके लिए एमपुरी का एक नोट्स आता है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं, वो बेस्ट है। उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे लगता है। तो ये ओमपुरी, एमपुरी एमपुरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है? वो केवल इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश available है। मीडियम के लिए। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सजेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो? मुझे लगता है कि ये राजेश मिश्रा का राज व्यवस्था काफ़ी अच्छा रहता है हिंदी मीडियम में। तो वो उससे, और इवन लक्ष्मीकांत भी हेल्प करता है या नहीं? लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। बेसिक पॉलिटी के सवाल आपके हो जाएंगे, कुछ गवर्नेंस के फंस सकते हैं, बाकी हो। तो अब आते हैं GS3 के बारे में, जिसमें आपको इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब को आपने कैसे हैंडल किया है? क्योंकि सबसे डायनेमिक पोर्शन है जिसमें आपको करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? इसके लिए मैंने मेंस 365 केवल पढ़े थे, इकोनॉमी सेक्शन का और बाकी सेक्शंस का केवल मैंने मेंस के लिए, क्योंकि उसके में काफ़ी डायनेमिज्म रहता है, तो वैसे भी बेसिक्स कोई कर नहीं पाता उतना। तो और जो GS4 है जिसमें एथिक्स पूछा जाता है, तो आपने बताया कि मिंत्रा IAS का आपने एक बुक पढ़ा था, तो उसके अलावा भी और कोई बुक या और कोई सोर्स पढ़ने की ज़रूरत है, या डेट इज़ सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट कि उसको अगर हम बार बार पढ़ के चले गए तो हो सकता है उससे? मुझे लगता है दैट इज़ सफिशिएंट। 2-3 बार आप उसको रीड लेते हैं, उससे सारे क्वेश्चंस लगभग आपके फंस जाते हैं। और हिंदी के लिए आपने बता ही दिया, और ऐसे के लिए बता ही दिया, और ऑप्शनल तो जो है वो अपने हिसाब से तो बच्चे लोग देख ही लेंगे, अपना कर ही लेंगे। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में भी एक हवा उड़ा हुआ है कि अरे यार ज्योग्राफी में ज़्यादा नंबर देते हैं, हिस्ट्री में कम देते हैं, पोल साइंस में कम देते हैं, पबएड में ज़्यादा देते हैं, ऐसा कुछ होता है, या आप अच्छे से पढ़ के जाओगे और अच्छे से मेहनत करके जाओगे तो इक्वल नंबर मिलते हैं? मुझे लगता है UPPCS में अगर आप प्रीवियस ईयर्स करके जाते हैं अच्छे से, तो आपका मैटर नहीं करता है कि सब्जेक्ट कौन सा था, आपको नंबर अच्छे आएंगे उसमें। और एक और सवाल बताइए कि आप
कितने घंटे पढ़ते थे सच सच? मैं डेली लगभग 2 से 3 घंटे और एग्ज़ाम टाइम पे 5 घंटे लगभग हो। इससे ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। और ये भी कोई नहीं कह सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से होता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ने से होता है। तो आपका जो मेंस पीटी निकल गया था उसके बाद कितने घंटे पढ़ा था मेंस के लिए? उसके बाद मैं डेली 4 से 5 घंटे बस निकालता था पढ़ने के लिए, बस? और उससे ज़्यादा मैंने नहीं निकाला इस बार। तो आप क्या सजेशन देना चाहिए बच्चों को कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एवरेज? मुझे लगता है पढ़ाई को घंटे से नहीं, आप टॉपिक डिसाइड करके पढ़ता था कि आज मुझे 2 टॉपिक पढ़ने हैं, तो 2 टॉपिक पढ़ लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। अब चाहे 2 टॉपिक आप 2 घंटे में पढ़ लीजिए, चाहे 20 घंटे आपका वो मन है। तो ये बताइए कि आप आगे का क्या मतलब कुछ बोलना चाहेंगे, जो व्यूवर्स है उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि अपने बारे में कि मतलब क्या होना चाहिए, या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस फील्ड में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और लोग तो आपको जज करते रहेंगे कि कभी कह देंगे बाल लंबे थे तो दाढ़ी बढ़ा करके घूमता था, तो उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आराम से अपना पढ़ाई करिएगा कूल होकर के, बाकी दुनिया का काम है कहती रहेगी, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे। हाँ, सही बोला आपने। कहावत है ना कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की आदतें बुरी होती है। तो ओके दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको बोलना पड़ रहा है, उसे तो मेरा दोस्त है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप मेरे चैनल पर आने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। फिर मैं अपने दोस्त में किसी एक का सिलेक्शन होगा, वैसे भी मेरा भी रिजल्ट आने ही वाला है। अरे इसका पक्का होगा। तो किसी एक का फिर से सिलेक्शन होगा। एक और बंदे का हुआ, उसका भी इंटरव्यू लेके आएंगे, वो बैंकिंग और बैंक पीओ से रिलेटेड है। तो आपको कोई भी क्वेरी होगा यूपी पीसीएस से रिलेटेड, अगर आप अदर स्टेट के भी अगर भरना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि यूपी पीसीएस है ना, यूपीएससी से भी रफ्तार में है, 6.5 महीने में रिजल्ट दिया है। आपका पीटी कब हुआ था? अक्टूबर में। अक्टूबर में भाई पीटी हुआ था, उसका मेंस ले लिया जनवरी में ना, आई थिंक। बिल्कुल, हाँ, जनवरी में। जनवरी में लिया है, और अप्रैल में फाइनल रिजल्ट दे दिया, तो 6 महीने में दिया है। तो यूपी सरकार तेज रफ्तार, बिल्कुल। या योगी 4 साल दमदार काम। या योगी सरकार तेज रफ्तार, बिल्कुल भाई, ये तो सही है। इस समय आयु काफ़ी रफ्तार पे है। या आप योगी गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हैं, या जो यूपी पीसीएस को चेयरमैन है उसको क्रेडिट देते हैं? मुझे लगता है चेयरमैन सर को जाना चाहिए इसका क्रेडिट, जब से वो आए हैं उन्होंने काफ़ी फास्ट कर दिया है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।